मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किए हैं। हवाई सर्वेक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने दक्षिण बिहार के नदी के जलस्तर की स्थिति, ओवरटॉपिंग, नदी के कटाव की स्थिति, बाढ़ के कारण हुए फसल के नुकसान एवं जल जमाव की स्थिति का लगातार जायजा ले रहे हैं। पटना जिले के दनियामा, फतुहा, धनरुआ प्रखंड, नालंदा जिले के हिलसा, कराई, परसुराय, कंगरसराय, रहवी प्रखंड, जहानाबाद जिले के हुलासगंज, मोदनगंज प्रखंड, गया जिले के बोधगया, टेकारी प्रखंड का मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश जारी किए। यही लगा हुआ है। आप कहेंगे तो पूछ लेंगे। चार जिले का, पटना का, नालंदा का, गया का, जहानाबाद का, चारों जिले के विभिन्न हिस्सों को जो प्रभावित है कई नदियों से, शायद और कई जगहों पर तो हमने देखा है आज कि बहुत ज्यादा प्रभावित है और एक खतरा और बढ़ सकता है। अगर गंगा नदी का जलस्तर और ऊंचा होगा तो वहां से आने वाले जितने भी नदियां हैं वो फ्लो वहां नहीं कर पाएगी, तो और ज्यादा पानी फैलने की संभावना बढ़ेगी। इसलिए आज ही एक चीज देख करके और कल ही हमने तय कर दिया है कि पटना जिला और नालंदा जिला के डीएम और उसके साथ और लोग जा करके पूरे तौर पर हमने बता दिया है, इसको पूरे तौर पर देख लीजिए और यहाँ तक कि टाल वाले एरिया को भी देख लीजिए क्योंकि खतरा हो सकता है वहाँ। और एक दिन उसके तुरंत बाद गया और यहाँ जहानाबाद, ये दोनों को पूरे तौर पर ये लोग और वहाँ के भी डीएम को दिखवा देंगे और फिर ये सब होने के बाद सब चीज़ को देखते हुए फिर हम नेक्स्ट वीक एक बार जाएंगे और पूरे तौर पर और हम दोबारा देखेंगे। वैसे हमने जो रूट बताया था उससे थोड़ा अलग ये लोग कर लिए, तो जो हम रूट बताए हैं क्योंकि जानते हैं सब एरिया से हम लोगों का पुराना संबंध रहा, तो सब बात जानते रहे, कभी कभी जो कुछ भी हुआ है तो एक बार तो हम और देखेंगे क्योंकि लग रहा है, जो हमको लगा है आज कि खतरा बढ़ सकता है। अभी तो धीरे धीरे थोड़ा नियंत्रित करने के लिए भी जो काम करना है इन लोगों ने करना शुरू किया है, लेकिन फिर वर्षापात होगा और गंगा नदी का जैसा हमने बता दिया जल स्तर और ऊंचा होगा, फिर वैसी स्थिति में उधर से निकलने वाले नदियों का पानी उसमें नहीं जाएगा, रुकेगा और ज़्यादा फैल सकता है। इसलिए हर प्रकार है छोटी नदियों का प्रकोप इस बार ज़्यादा है। छोटी नदियों में काफ़ी सब जगह, नॉर्थ बिहार में और इस साउथ बिहार में हर जगह पर ये स्थिति है। तो आज हम इसी को देखने के लिए हम निकले थे क्योंकि जो कुछ भी हमने देखा है और हर दिन यहाँ से जो खबर आती है एक एक जगह के बारे में कि कहाँ पर क्या नदियों की स्थिति है, सारी खबर हम लोगों के डिपार्टमेंट के द्वारा जो हमको मिलता है, तो उसके बाद उसको देखते। लालू यादव की बेटी और ट्विटर पर उनके परिवार की सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने वाली सदस्य रोहिणी आचार्य ने जदयू के एक बयान के बाद उनका पलटवार किया है। दरअसल रोहिणी का ट्वीट जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के उस बयान पर था जिसमें उन्होंने आरजेडी के शासनकाल की बात की है। ललन सिंह ने भी ट्वीट किया है जिस पर रोहिणी ने तुरंत पलटवार कर दिया है। रोहिणी के जवाब को जदयू ने एक बार फिर से घेरा है। जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने रोहिणी को लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाई है। पटना सिटी अनुमंडल के फतुहा और दनियामा प्रखंड में लोकाइन और महत माइन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो वही दरधा नदी और पुनपुन नदी का जलस्तर भी पिछले 24 घंटे में बढ़ा है। नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने से फतुहा प्रखंड के मानसिंहपुर पंचायत, अलावलपुर पंचायत के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इलाके में हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है, जिससे यहां रहने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के लोग मदद की मांग कर रहे हैं। फतुहा चंदासी रोड स्थित दरधा नदी पर बने पुल पर 5 फीट पानी चढ़ चुका है। बाढ़ के पानी बाकरचक गांव के कई घरों में भी घुस गया है। लोग घर के छतों पर अपना आश्रय बना चुके हैं, तो वही मवेशियों को सड़क पर भी रखा गया है। सैदनपुर, मानसिंहपुर और एनियो गांव में अब तक बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। चलो बिहार सरकार ने कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट को देखते हुए अनलॉक 5 की गाइडलाइन का ऐलान करते हुए सभी स्कूलों को खोलने का आदेश दे चुके हैं। नीतीश कुमार ने अलग अलग चरण में स्कूल को खोलने का आदेश दिया है। सरकार की ओर से जारी अनलॉक 5 की गाइडलाइन के मुताबिक 7 अगस्त से 9वीं और 10वीं के स्कूल खोले जाएंगे। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से
पालन करने का भी निर्देश दिया है। बिहार सरकार और निजी स्कूलों में 9वीं और 10वीं की कक्षा 7 अगस्त यानी शनिवार से शुरू हो जाएंगी। 16 अगस्त से 1 से 8वीं तक के स्कूल भी खुलने वाले हैं। सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार शनिवार से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 9वीं और 10वीं की कक्षा का संचालन शुरू हो जाएगा। टीचर और स्टूडेंट को लेकर कई गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं। समस्तीपुर में पूर्व मुखिया के अपराधी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना समस्तीपुर के मुसरीघरारी थाना इलाके के बखरी बुजुर्ग पंचायत से सामने आई है। इस पंचायत के पूर्व मुखिया शशिनाथ झा पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। फायरिंग के बाद पूर्व मुखिया की मौत हो गई है। घटना के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व मुखिया शशिनाथ झा किसी मामले की पंचायती के लिए बखरी बुजुर्ग टोला गए थे, जहां अपराधी ने पिस्टल से उन पर कई राउंड गोली चलाई है। पूर्व मुखिया को 4 से 5 गोली लगी है। रिजर्व बैंक ने अहम ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। शुक्रवार को रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने नई मौद्रिक नीति की घोषणा की है। देश के सेंट्रल बैंक ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को पुराने दर पर बरकरार रखा है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखा है, जबकि रिवर्स रेपो रेट को 3.35% रखा गया है। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां बस हादसे में दर्जनों यात्री घायल हुए हैं। घटना मोतीपुर इलाके के बड़जी का है, जहां एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। बस में सवार दर्जनों यात्री के घायल होने की सूचना है, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय PHC, निजी नर्सिंग होम और SKMCH में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि यात्रियों से भरी बस मधुबनी से जयपुर की ओर जा रही थी, तभी इसी दौरान NH पर अनियंत्रित होकर के बस पलट गई। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर मोतीपुर थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ पहुंचे, जिसके बाद बस में सवार यात्रियों को निकाला गया और इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों में एडमिट कराया गया। सुपौल के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय स्थित सभागार में स्वतंत्रता दिवस को लेकर के रखी गई बैठक है। SDM जेड हसन ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर बैठक रखी गई थी। विभागीय निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी के निर्देशानुसार सभी बिंदु से अवगत कराया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर लोगों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। अति विशिष्ट महानुभाव को कार्ड के द्वारा, दूरभाष या ई-कार्ड के द्वारा आमंत्रित किया जाएगा। मनोरंजन कोई नहीं कर सकते। वीडियो लोग ध्यान देना, अनुशंसा मत कर दिए। सब पर होता क्या है कि थाना भी अनुशंसा कर दिया, वीडियो भी अनुशंसा कर दिया, जब मेरे पास आता है कैसे कर दिया। इसलिए आप भी पढ़िए। सामाजिक राजनीतिक अनुशंसा करने आएगा कि हम आयोजन करेंगे, सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन तो नहीं पड़ती। आज की बैठक हम लोग 15 अगस्त के अवसर पर बैठक का आयोजन हुआ था और इसमें जो गृह विभाग का निर्देश है, जो जिला पदाधिकारी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं, वैसे सभी बिंदु से लोगों का अवगत कराया गया। मुख्य रूप से ये है कि कोरोना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। कोविड-19 के तहत इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है कि आम जनता को हम लोग आमंत्रित नहीं करेंगे। इसमें जो अति विशिष्ट महानुभाव है उनको हम लोग, वो भी कार्ड के माध्यम से नहीं होगा, दूरभाष से हम लोग दे रहे हैं या ई-कार्ड हम लोग उनके पास भेज दें। और जो समय सीमा हम लोगों का है वो हम लोग का पूरा कार्यक्रम 7:20 से प्रारंभ होगा और 10:30 बजे के लगभग समाप्त हो जाएगा, जो गर्मी का दिन है। उसके अलावा इसमें किसी भी स्थान पे, सार्वजनिक स्थानों पर या कोई भी कोचिंग संस्थान इत्यादि में किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी भी प्रकार का कार्यक्रम पर रोक लगाएगी। और गृह विभाग का जो लॉकडाउन है उस पर भी हम लोग चर्चा कर लिया कि जो अनलॉक किया गया है उसमें 25/8 तक जो सीमाएं समाप्त की गई हैं और अभी भी कुछ सीमाएं प्रतिबंधित की गई हैं, जैसे कि 50 आदमी को शादी में आना, सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के आयोजन पर रोक, एक्सेप्ट कोविड से रिलेटेड इशूज़, वो भी उसको अनुपालन की बात की गई है। नाइट कर्फ्यू 9 बजे से 5 बजे तक है, कंटिन्यू कर रहा है। बाकी शॉप्स वगैरह में रिलैक्सेशन दिया गया है, बाकी चीज़ों में दिया गया है। उन सभी से लोगों को भी अवगत कराया गया। पदाधिकारियों के लिए अन्य निर्देश, पदाधिकारियों के लिए अन्य निर्देश ये है कि पदाधिकारी हमारे जो बैठक हुए हैं, क्योंकि ये झंडा तोलन का राष्ट्रीय कार्यक्रम है, तो ब्लॉक स्तर पे भी होता है और पंचायत स्तर पे भी होता है। तो जो बाध्यताएँ, जो सीमाएं हैं कोविड के तहत निर्धारित की गई हैं, वो पंचायत स्तर पे भी वीडियो को बताया गया है कि ग्राम पंचायत स्तर पर मुखिया जी के द्वारा अगर झंडा तोलन किया जाता है तो वो चीज़ सुनिश्चित करे जो यहाँ पे वहाँ पे मतलब भीड़ ना लगे। और जो अति महत्वपूर्ण लोगों को आमंत्रण की बात है, कम से कम लोग उसमें हों, आम जनता को ना शामिल किया जाए, घर में ही लोग।
बिहार में बालू के अवैध खनन और माफिया पर लगाम को लेकर के सरकार और प्रशासन की ओर से लगातार जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी बीच सरकार के द्वारा अवैध खनन को रोकने को लेकर के 14 चक्का वाले ट्रक पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। इसके बावजूद खनन अधिकारी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। मामला रोहतास से जुड़ा है, जहां 14 चक्का ट्रक को मई में जब्त किया गया था, लेकिन खनन अधिकारी इसे छोड़ने के एवज में सरकार द्वारा नई रेट पर चालान काटने के अलावा 40,000 रुपये घूस लेने का आरोप ट्रक मालिक के द्वारा लगाया गया, जिसके बाद हंगामा मच गया। हम पार्टी के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष फयाज सिद्दीकी इस मामले को लेकर के पत्र भी जारी कर चुके थे, लेकिन खनन पदाधिकारी ने युवा अध्यक्ष के बयान का खंडन कर दिया, जिसके बाद एक बार फिर से युवा अध्यक्ष ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। और सर, जिसके बाद हम लोगों ने बात की वहाँ के पदाधिकारी से, तो साफ तौर पर उनका कहना है कि हम इन बातों को खंडित करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन साफ तौर पर फोन काटते काटते उन्होंने कहा कि मैंने फाइल आगे बढ़ा दिया। तो क्या लगता है सर, किस तरह की आप बेबुनियाद कहेंगे या क्या कहेंगे कि आप इल्जाम लगा रहे हैं खनन विभाग? नहीं, अगर यदि वो मेरे बयान का खंडन करते हैं तो वो आपको भ्रमित कर रहे हैं। ये गैर जिम्मेदाराना बयान है उनका कि मैं उनकी राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष की सारी बातों का खंडन करता हूँ। सबसे पहले मैंने जो भी बयान दिया है, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं रोहतास जिला गया हुआ था अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के लिए, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। बैठक के दौरान मेरे पास 25 से ज्यादा ट्रक ऑनर मेरे पास आए थे, और उनके साथ साथ जिला ट्रक एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो भी थे, विनय कुमार सिंह जी। तो सबने मिलकर मुझे एक आवेदन दिया, और आवेदन में स्पष्ट रूप से बताया गया कि खनन कार्यालय के बड़ा बाबू, कंप्यूटर ऑपरेटर और खनन निरीक्षक द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। तो उसके बाद फिर मैंने अपने हर बयान में मैंने ये स्पष्ट बताया है कि मुझे आवेदन प्राप्त हुआ, और इस संदर्भ में मैं जिलाधिकारी महोदय और वरीय विभाग के वरीय पदाधिकारियों को भी लिखने जा रहा हूं। और मेरी बातों का खंडन करना, इसका मतलब कहीं ना कहीं जिला खनन पदाधिकारी की भी भूमिका संदिग्ध प्रतीत हो रही है। तो ये है, और मैंने इसको अपने खबर रोहतास के डेहरी से है, जहां सीबीएसई के 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद डेहरी के रुद्राक्ष चौहान ने 99% से अधिक अंक लाकर सबको चौंका दिया है। आपको बता दें कि डेहरी के मॉडल स्कूल का छात्र रुद्राक्ष चौहान को 99% से अधिक अंक प्राप्त हुआ है। डेहरी के जखी बीघा मोहल्ले के रहने वाले अजीत प्रताप सिंह और अर्चना सिंह के पुत्र रुद्राक्ष ने सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में 99% से अधिक अंक बटोरे हैं। इस कामयाबी से पूरा परिवार खुश है। हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, और ये बहुत ही अच्छा परिणाम कहा जाएगा। स्कूल के गौरवशाली इतिहास में ये पहली बार हुआ है जो 99.8% इस बच्चे को पहुँचने का। और मुझे जहाँ तक जानकारी है, जो बच्चा टॉप किया है रुद्राक्ष चौहान, ये पूरे जिले में ही नहीं, इसका प्रदेश में भी स्थान होगा। और ये बच्चा वास्तव में डिजर्व करता है। शुरू से ये लेके हर टीचर इसकी बड़ाई करते थे कि पढ़ने में लिखने में कैसा है, और उसी का परिणाम रहा कि आज इतना अच्छा नंबर है। सक्सेस का राज तो मैं बस यही कहूँगा कि साल भर बच्चों को कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी चाहिए। आप डे 1 से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए और उसको डे एंड तक लेकर के जाइए। हर रोज़ थोड़ा बहुत मैं पढ़ता था, मतलब हर रोज़ लगभग 5 से 6 घंटे पढ़ता था। कभी 2-3 घंटा कम हो जाता था तो उसको मैं अगले दिन मेकअप कर लेता था और क्वेश्चन सॉल्व करता था। किनका योगदान है इसके पीछे? इसके पीछे मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स का, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो कि मुझे तब मोटिवेट करते रहते थे थ्रू आउट द ईयर पढ़ने के लिए, और मेरे टीचर्स जो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बच्चों को मैसेज यही कि कोई भी चीज़ उतनी हार्ड नहीं होती। खास करके अगर मैं 10th क्लास की बात करूं तो वो एक बहुत आसान क्लास है अगर आप साल भर पढ़ाई करते हैं। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हैं तो आप इस एग्ज़ाम को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। औरंगाबाद के नवीनगर थाना क्षेत्र के पोखरा निवासी अवैध शराब के धंधे में लिप्त एक कारोबारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भागने के दौरान शराब कारोबारी पोखर में जा गिरा। पोखर में गिरने से उसकी डूब पर मौत हो गई। मौत के बाद स्थानीय लोग उग्र उठे। उनके द्वारा नवीनगर थाना मोड़ के पास पुलिस को घेर दिया गया। इस दौरान उपद्रवी ने माली थाना अध्यक्ष की गाड़ी को भी फूंक दिया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने की दूसरी बरसी पर आतंकी ने कायराना हरकत की है। आतंकी ने 1 घंटे के अंदर सुरक्षा बल पर ग्रेनेड से दूसरा हमला किया है। आतंकियों ने
सशस्त्र सीमा बल के जवानों पर ग्रेनेड से हमला किया है। अभी तक इन दोनों ही हमलों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आतंकी के द्वारा हमला करने के बाद बीएसएफ के पूर्व कमांडेंट ललन सिंह ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। 5 अगस्त 2 साल भारत सरकार के बहुत ऐतिहासिक आदेश जम्मू कश्मीर से 370 का हटना और आज की वर्तमान हालत पूरा दुनिया देख रही है कि जम्मू कश्मीर पर्यटन से लेकर हर तरह से अपने विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। वहाँ के लोकल लोग और युवा वर्ग में एक उत्साह हो गया है। उनके अंदर देश के साथ आगे बढ़ने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान है और आईएसआई और उनके जो यहाँ पे बैठे हुए समर्थक जो कि खाते भारत में हैं लेकिन गुण गाते हैं पाकिस्तान का, जिसमें गुपकार हो या खास करके पीडीपी की जो मुफ्ती जी हैं उनका लगातार बयान कि पाक से बात कीजिए, हम अपने उस 370 रहते हुए जो मौके थे उसको नहीं छोड़ेंगे और हम लगातार भारत सरकार से ये मांग करते रहेंगे कि हमें वो फिर से 370 का दर्जा दिया जाए। सवाल ही पैदा नहीं होता। आज 2 साल बीत चुके, हमारी जो आतंक के ऊपर है पूरी नकेल हो चुकी है। हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने ऑल आउट ऑपरेशन में वहाँ के आतंकियों का सफाया लगभग कर दिया है और आज ये हालत हो गई है कि उनको रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रहा, उनको हथियार और एक्सप्लोजिव का सहायता नहीं मिल रहा। और सबसे बड़ी चीज़ जो वहाँ के युवा और लोकल लोग हैं वो किसी भी हालत में उनको किसी भी तरह का समर्थन देने के मूड में नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या गुपकार का एक ग्रुप है या मुफ्ती जी का जो बयान है, उस सब के ऊपर पूरे भारत में आक्रोश है और पूरी देश 370 हटने के बाद आज खुशी से जम्मू कश्मीर के साथ है। नंबर मैं बताना चाहूँगा कि 10 दिनों से लगातार कहीं ना कहीं पुलवामा, गुरेज, उसके बाद आपको कई अनंतनाग की जगहों पे और सोपुर में आज सवेरे पुलिस के ऊपर हमला भी हुआ है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी चौकस है कि इनको एक भी नहीं चल रहा है और साथ साथ इनको 10 टॉप कमांडर को चिन्हित भी कर लिया गया है जो कि कुछ ही दिन के मेहमान हैं इस दुनिया में और उनको भी ऊपर भेजना सिक्योरिटी फोर्सेस का सबसे बड़ा टारगेट है। सबसे बड़ी बात, आज जो भारत है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अध्यक्षता के अंदर अफगानिस्तान के मांग के ऊपर आज अफगानिस्तान के बाबत बात करने जा रहा है, जो दुनिया के लिए एक आतंकवाद को खत्म करना और तालिबान के ऊपर नकेल कसने का बहुत बड़ा आज कार्यक्रम है जिसमें भारत की अध्यक्षता होगी। ये सबसे खुशी की बात है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, आज देश को आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा दोनों तरफ से मजबूत है। चीन भी हमारे ऊपर दबाव में है और एलओसी के ऊपर कोई भी घुसपैठ नहीं हो रहा है। बस सवाल एक ही है, आम जनता 370 जिस तरह से हटाया गया, एक झंडा, एक विधान, एक संविधान, और आज देश अपने विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। यही हमारी सोच होनी चाहिए। 4 अगस्त को सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है। रिजल्ट जारी होने के बाद बिहार के कई स्कूलों से लगातार कम मार्क्स आने की खबर को लेकर के छात्र का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला पटना सिटी के हाजीगंज सर्वोदय विद्यालय का है, जहां के छात्रों ने अब जमकर अपनी भड़ास निकाली है और सड़क पर उतरकर जमकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। हम लोग का स्कूल जो है मार्क्स हम लोग को कम दिया और कुछ को ज्यादा दिया। प्री बोर्ड के हिसाब से भी कुछ नहीं दिया और पैसा फोन करके पैसा मांगता, बोले कि मार्क्स मांगने का पैसा दो, कुछ नहीं पड़ा। 50,000 रुपया लिया मिडिल क्लास फैमिली बाद में 500 रुपया मांग रहा था फोन करके बच्चे लोग से।